नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसमें हमने धारा 182 तक कंप्लीट कर ली है। इसमें आपके नगर विकास और नगर योजना जो है धारा 199 तक है, तो 182 तक हमने कंप्लीट कर लिया और धारा 199 तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये वाला जो अध्याय है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने टाइपिंग से है ना बिल्कुल इसी इजी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपके लिए बनाया है। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोगों को ये जो है वीडियो पहुंच सके। तो हम धारा 83 से स्टार्ट करते हैं। धारा 183, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, मतलब जो सरकारी रोड होती है, जो रोड होती है, उसकी क्या नियमित लाइन रहेगी, मतलब रोड की सीमा कहाँ तक रहेगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक नगरपालिका के भीतर किसी लोक राजमार्ग के किसी भी तरफ या दोनों तरफ लाइनिंग करनी होती है या उसे चौड़ा किया जाकर लाइनिंग करनी है, तो वह निर्धारित रीति से कर सकेगी। कौन कर सकेगी? नगरपालिका। मतलब ये मान लो ये रोड है आपकी, ठीक है, ये रोड है। तो इस रोड के एक तरफ, इस तरफ आपने देखा होगा व्हाइट लाइन होती है, दूसरी तरफ भी व्हाइट लाइन होती है, ठीक है। तो इसके बीच बीच में जो रोड होगी और यहाँ पे बिल्कुल पार्किंग के लिए जगह होगी और बिल्कुल यहाँ पे मकान बने हुए होंगे, तो ये व्हाइट लाइनिंग कर दी जाती है। ये बिल्कुल मकान या दुकान जो भी बना हुआ है वो बने हुए होंगे और यहाँ पे बिल्कुल पार्किंग के लिए जगह होती है और ये बिल्कुल बीच में सड़क होती है, दोनों तरफ लाइनिंग की हुई होती है। लेकिन नगर पालिका करती है काम। अगर नगर पालिका ऐसी लाइन या नई लाइन बनाने से कम 1 माह पहले विशेष नोटिस चस्पा करेगी और प्रभावित व्यक्ति को भी व्यक्तिगत नोटिस देगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी ने जो अपना मकान है अतिक्रमण करके इस रोड के ऊपर ही थोड़ा सा अतिक्रमण किया हुआ है, रोड को जो है अपने मकान में या दुकान में मिला रखा है, तो इसके देखे देखे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगी नगर पालिका? 1 महीने का नोटिस देगी और प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस देगी 1 माह पहले कि हम इस तरह से लाइनिंग करने वाले हैं, तो आप अपने स्तर पर ही इस चीज को हटा लीजिए, अन्यथा हमको हटाना पड़ेगा। ऐसे समय के भीतर वह लिखित आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी। मतलब पब्लिक अगर उस पर जवाब दे देती है कि हाँ नहीं हमको तो इसी तरह की लाइन रखनी है, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का जो सुझाव दे देती है, आपत्ति लगा देती है उस नोटिस के ऊपर, तो उस पर सुनवाई करेगी नगर पालिका। उक्त लाइन या संबंधित मार्ग के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा या उससे घिरी भूमियों को चिन्हित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी। मतलब उस संबंधित मार्ग के भीतर जो भी समाविष्ट क्षेत्र है, मतलब जो भी अतिक्रमण हो रखा है, तो जयन उसकी जो है जाके रिपोर्ट करेगा कि ये वाली चीज है, यहाँ पर आपको सड़क बनानी है और यहाँ पे ये लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, तो एक तरह से नजरिया नक्शा जो है जयन बनाएगा, है ना। और इसमें ये वाली चीज है धारा 183 में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार की निर्धारित लाइन सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन कहलाएगी। समझ गए कि ये वाली जो लाइन है ना, जो नियमित लाइन कहलाएगी सरकारी रोडों की, सार्वजनिक मार्गों की। और नियमित लाइन के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भवन या किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। जब नियमित लाइन घोषित हो गई तो उसके बाद वहां पे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही नगरपालिका निर्देश देगी कि ऐसा निर्माण कार्य रोक दिया जाए। अगर कोई निर्माण कर रहा है तो नगरपालिका उस निर्माण कार्य को रुकवा देगी और निर्मित भवन जो भी निर्माण किया है उसको तोड़ देगी। इस संबंध में जो भी व्यक्ति है वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर जिला कलेक्टर को अपील कर सकता है। मान लो कि आक्षेप हो गया और वहां पर नगर पालिका ने कोई मकान तोड़ दिया, तो उसके विरुद्ध में अपील कर सकता है। वो कहाँ पे कर सकता है? जिला कलेक्टर को। कितने दिन के भीतर? 30 दिवस के भीतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम व न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा। अपील अधिकारी कौन हो गया? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर ने अगर कह दिया कि ये अंतिम आदेश है, तो उसका जो है अपील नहीं की जा सकती उसके विरुद्ध, ये अंतिम आदेश होगा, है। ये हो गए धारा 183। धारा 184, धारा 184 में क्या लिखा हुआ है? भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग या अधिकार, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। मतलब भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग या प्राधिकार। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और ऐसे अन्य कानून जिसे राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे,
है ना, उसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा किया कि राज्य सरकार या किसी कानूनी संगठन द्वारा या किसी लाइसेंस धारी या उपलब्ध कराई गई विभिन्न पब्लिक यूटिलिटीज जैसे, मतलब कोई पब्लिक सुविधाओं के लिए, मतलब जन सुविधाओं के लिए कोई भी जो है कोई भी जन सुविधाओं के लिए कोई भी चीज उपलब्ध कराए थे, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक प्रदाय, मतलब जो बिजली की आपूर्ति करती है, जैसे जेबीवीएनएल हो गया अपने, है ना, मतलब एनर्जी डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग हो गया, टेलीकॉम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, गैस के पाइप, वाटर, मतलब जो जमीन के अंदर खोद के गाड़े जाते हैं उनसे संबंधित है ये चीजें। सीवरेज हो गई, आपके भूमिगत रेलवे हो गए, अंडरग्राउंड रेलवे होती है जैसे मेट्रो है जयपुर के अंदर, पैदल रास्ता, शॉपिंग प्लाजा, वेयर हाउसिंग सुविधा और उनसे जुड़े उपकरण के लिए नगर पालिका द्वारा मंजूर दिया जाना। मतलब नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई खुदाई करनी है किसी भी तरह की जन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मान लो किसी को सीवरेज डालनी है या कोई केबल डालनी है बिजली विभाग को, या फिर कोई टावर लगाना है, इंटरनेट की लाइन डालनी है, ठीक है, मेट्रो के लिए खुदाई करनी है, मतलब रेलवे के लिए खुदाई करनी है, गैस की पाइपलाइन डालनी है, तो इसके संबंध में जो खुदाई होगी उसके संबंध में आपको परमिशन लेनी होगी नगर पालिका से। ठीक है, हम देते हैं नगर निगम में, टावर की परमिशन देते हैं, कोई भी रोड खोदता है उसके लिए हम राशि जमा करते हैं और उसकी परमिशन देते हैं खोदने की। उक्त कानूनों तथा नियमों के अधीन किसी भी फीस या चार्ज को नगरीय निकाय द्वारा वसूल किया जाएगा। है ना, मैंने बताया ना अभी कि हम परमिशन देते हैं तो उसके लिए रोड कटिंग की, रोड को तोड़ने के लिए परमिशन देते हैं, और जो रोड तोड़ी जाती है, तोड़ने के एवज में हम एक जो है नियमानुसार राशि वसूल करते हैं, और वसूल करने के बाद ही उसे परमिशन दिया जाता है। नगर पालिकाओं के ऐसे नक्शों, रेखा चित्रों और विवरणों का उपलब्ध कराना होगा जिससे वह नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के रिकॉर्ड को संकलित तथा संधारित करने में सक्षम हो सके। मतलब नगर पालिका को ऐसे नक्शे और रेखा चित्र विवरणों को उपलब्ध कराना होगा जिससे कि वह अपना रिकॉर्ड बना सके। मतलब कि अगर आपको कोई भी रोड तोड़ने के लिए या भूमिगत अंडरग्राउंड काम करने के लिए किसी भी तरह की जो है परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर आवेदन करना होगा। आवेदन में आपको बताना होगा कि हम इस तरह से नक्शे दे रहे हैं कि इसके आधार पर हम ये चीज़ करेंगे, इतना खोदेंगे, इतना नहीं खोदेंगे, खोदने के बाद हम उसे भर देंगे। तो उसके लिए पूरा रिकॉर्ड संधारित होगा, पूरी फाइल प्रॉपर तरीके से चलेगी, उसके बाद ही उसे परमिशन दी जाएगी। कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करना, मतलब आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको कम से कम 1 माह में या 3 माह में, जितना बड़ा कार्य होगा उतना ज्यादा समय मिलेगा, तो ये समय सीमा निश्चित कर दी जाएगी। एक चीज और है कि यहाँ पे बारिश वर्षा जो काल होता है ना, वर्षा काल के दौरान किसी भी तरह की खुदाई की परमिशन नहीं दी जाती है, ये एक चीज, ये नियम है। ठीक है, कार्य समय पर पूरा न करने पर विलंब का जुर्माना लगाना। अगर कार्य समय पर नहीं होता है तो हम विलंब शुल्क उससे वसूल सकते हैं कंपनी से। किसी नगर पालिका मार्ग या अन्य नगर पालिका संपत्ति को कार्य के दौरान हुई क्षति की संबंधित विभाग के खर्चे पर मरम्मत या मूल स्थिति में लौटाना। मान लो रोड खोदने के एवज में हमने जो है लाइसेंस दिया था, परंतु उसके दौरान रोड खोदने के कारण मान लो कोई दुकान नीचे धंस गई है या फिर संबंधित नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो उनकी जिम्मेदारी है खोदने वालों की कि वो उसको सही करा के दें, है ना, उसकी मरम्मत करके दें, इस तरह से। धारा 185, नेक्स्ट क्या है, धारा 185 में क्या लिखा है, भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वे मैप, रेखा चित्र और वर्णन, फायर हाइड्रेटेंट, सीवरेज, मैनहोल आदि के नक्शों का संधारण ऐसी रीति से नगर पालिका अधिकारी करेगा जैसा संबंधित कानूनों में लिखा हो। मतलब नगर पालिका अधिकारी जो भी अंडरग्राउंड सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसके संबंध में दस्तावेजों को संधारण करेगा, और ये नक्शे सूचना के अधिकार के अधीन गोपनीय दस्तावेज होंगे, गोपनीय दस्तावेज होंगे, अर्थात इनकी सूचना नहीं दी जा सकती। ठीक है, संपूर्ण सर्वे मैप रेखा चित्र इनकी जो है सूचना नहीं दी जा सकती। केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े मार्गों के विषय में विशेष प्रावधान, केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े मार्गों के बारे में विशेष प्रावधान, ये किसमें लिखा है, धारा 186। ये चीज ध्यान रखना, धारा 185 को आरटीआई एक्ट 2005 से मुक्त रखा गया है कि यहाँ पर जो है गोपनीय दस्तावेज हैं कि मान लो कोई आतंकवादी आ गया, है ना, और गैस की पाइपलाइन के लिए अपने सूचना मांग ली, कहाँ से गैस की पाइपलाइन जा रही है, तो उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराया, आरटीआई लगा दी। अब आरटीआई लगा दी कोई, मतलब, और उसमें फिर आरटीआई बता दी कि हाँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारी गैस की पाइपलाइन डाली है नगर निगम ने, तो क्या होगा, तो वो मान लो कोई
न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो वहां पे उस जगह को खोद देगा और वहां पे कोशिश करेगा कि क्षति पहुंचाने की, गैस की पाइपलाइन को, पेट्रोलियम पाइपलाइन को, या फिर आपके अंडरग्राउंड नेट की केबल केबल को काट सकता है। इस तरह से जो है जन सुविधाओं में असुविधा प्रदान पैदा कर सकता है, व्यवधान डाल सकता है, इसलिए ये गोपनीय दस्तावेज माने गए हैं। धारा 186 में क्या लिखा होगा कि यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच, राज्य राजमार्ग या अन्य कोई राजमार्ग जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से जुड़ा है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई भी कोई भी जो सड़क है, कोई भी हाईवे है, उसके बारे में क्या उपबंध है कि नगर पालिका ऐसे मार्गों के संबंध में कोई कार्य करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी सिवाय स्वीकृत नहीं देगी। इसकी लिखित अनुमति के लिए बिना ऐसा किया जाना उल्लंघन होगा। मतलब अगर राज्य राजमार्ग या केंद्र सरकार का राजमार्ग है, उस पर अगर कोई इस तरह की खुदाई का काम चल रहा है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उस पर काम नहीं करने दिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा की जाए तो नगर पालिका ऐसे मार्गों के संबंध में इस कानून या उपनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगी। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के मामलों में नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व अस्थायी अधिभोग की अनुमति देने तथा वहां अतिक्रमण हटाने का होगा, लेकिन ऐसी सड़कों का रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही रहेगा। मतलब राज्य सरकार की जो रोड है उस पर वह अतिक्रमण तो हटा सकती है, परंतु उसकी मरम्मत और उनके रखरखाव का जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। मान लो इस रोड पर अगर अतिक्रमण हो गया ना, राज्य सरकार, ऐसा नहीं कि नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर पालिका द्वारा बनाई हुई रोड पर ही अतिक्रमण को नगर पालिका हटाएगी, ऐसा नहीं है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने भी अगर उस रोड को बनाया है, होते ना बड़े बड़े हाईवे, तो उन हाईवे पे अगर अतिक्रमण हटाना है तो भी राज्य सरकार, जो सॉरी आपकी नगर पालिका है, उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है आपके केंद्र और राज्य सरकार की रहेगी। नेक्स्ट देखो धारा 187, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सवों के अवसरों पर ऐसी फीस के भुगतान पर ऐसी शर्तों पर जो नगर पालिका द्वारा निर्धारित किए जाएं तथा ऐसी कालावधि जो लाइसेंस में वर्णन किए जाएं, वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुमति मंजूर कर सकेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो जैसे आपने देखा होगा दिवाली पर बहुत सारी दुकानें खुल जाती है ना, अस्थायी सड़कों पर दुकानें खुल जाती है। तो दिवाली की अवधि जो रहती है ना, 3 से 4 दिन, तो उस अवधि के दौरान नगर पालिका कुछ कानून बना देगी, नियम बना देगी कि आपको इतने इतने जगह पर आप ये है जो आपकी दुकान को चला सकते हैं, सरकारी रोड के ऊपर मान लो, है ना, या फिर कोई मैदान दे देगी वहां पे चला सकते हैं कार्निवल टाइप बनाकर। उसके लिए निर्धारित शुल्क जो भी होगा वो वसूल किया जाएगा और उस संबंध में जो है आपको 3 से 4 दिन के लिए दुकान चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन इस धारा के अधीन कोई भी अनुमति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित यातायात प्रभारी से परामर्श किए बिना नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? मान लो नगर पालिका ने इस तरफ भी, रोड के इस तरफ भी दे दी दुकानें, इस तरफ भी दे दी। अब हुआ क्या, दुकानें तो दे दी लेकिन यातायात बाधित हो गया, आने जाने वाले जो गाड़ी है वाहन है इनको समस्या हो रही है। तो इसके लिए क्या करेगी, अनुमति देने से पहले यातायात का जो भी प्रभारी होगा आपका, संबंधित ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस, एसीपी जो भी होगा, उससे परामर्श किए बिना ये चीज नहीं दी जा सकती। वह व्यक्ति जिसे ऐसी अनुमति दी जाती है वह ग्राउंड को पूर्ववत स्थिति में रखेगा और उसमें कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब परमिशन दे दी तो अस्थायी तौर पर चद्दर लगा के, टेंट लगा के, इस तरह से वो दुकानें का संचालन कर सकता है, ठेले लगा के। कहीं ऐसा नहीं कि हाँ उसको 3 4 दिन के लिए परमिशन दे दी तो खड़ी करी दीवार, पक्की दीवार का निर्माण करके दुकान ठोक दी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये धारा 187 में लिखा हुआ है। धारा 188 में क्या लिखा हुआ है कि मार्ग, नाली या परिसर निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानियां, मतलब सड़क बनाते समय, नाली का निर्माण करते समय या कोई भवन निर्माण करते समय या इनकी मरम्मत करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाएगी उसके बारे में धारा 188 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी सार्वजनिक मार्ग या किसी भी नगर पालिका की नाली या परिसर निर्माण करने के दौरान उसकी बाड़ लगवाएगा, मतलब उसके चारों तरफ दीवार बनवाएगा। सार्वजनिक मार्ग या आसपास के प्रभावित भवनों पर दुर्घटना संभावना बोर्ड लगाएगा,
है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कि आपने रोड पे जाते हो और कोई ऐसे मोड़ आ जाता है, तो यहाँ पे लिखा होता है कि विकट मोड़, कृपया धीरे चलें। या फिर कोई स्कूल के सामने से कोई सड़क जा रही है तो वहाँ पे स्कूल का साइन बोर्ड लगा रहता है कि बच्चा है ना, स्कूल का साइन बोर्ड लगा रहता है, या अस्पताल रहता है तो अस्पताल का साइन बोर्ड लगा रहता है ना। तो ऐसे होर्डिंग कौन लगाएगा? नगर पालिका। उसकी लिखित अनुमति के बिना किसी भवन निर्माण सामग्री को जमा कराने, किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी पहाड़ या मचान या किसी अस्थायी निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाएगा। मतलब नगर पालिका के अनुमति के बिना वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का निर्माण, स्थायी और अस्थायी, कोई सा नहीं हो सकता। किसी मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः भाग बंद कर देगा। नगर पालिका कर सकता है कि मान लो पर्टिकुलर रोड पर दुकानें लगा दी, है ना, इसका एक वैकल्पिक रास्ता भी दूसरी रोड है, तो यहाँ पर रोड को यातायात बंद कर देगा, लोगों को कह देगा यातायात को इस तरह से दूसरी तरफ से आप जो है जा सकते हैं। रास्ता बंद कर सकता है नगर पालिका अधिकारी। जहां आवश्यक हो वहां यातायात का अनावश्यक मोड उपलब्ध कराएगा। अभी जो मैंने बताया, किसी सार्वजनिक रास्ते को यथापूर्व करना या किसी नाली या परिसरों को उनके मूल रूप में लाना सुनिश्चित करेगा। ठीक। ऐसे किसी स्थान की जो उसकी राय में किसी मार्ग के यातायात के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उसमें कानूनी पहुंच रखते हैं या उसके पड़ोस के लिए खतरनाक है या असुविधा का कारक है, उनकी मरम्मत करने या बंद करने के लिए कदम उठाएगा। और ऐसी मरम्मत कार्य का खर्चा ऐसे स्थान या परिसर का स्वामी या ऑक्यूपाई से वसूला जाएगा। तो ऐसे किसी स्थान जो नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि मार्ग या यातायात के लिए उसमें कानूनी पहुंच रखते हैं ऐसे व्यक्ति, तो उनके पड़ोस पड़ोस के लिए खतरनाक है, तो उनके लिए उनसे ही वसूल राशि वसूल की जाएगी, उन लोगों से ही। और इस तरह से वो उस जगह के लिए यातायात को बंद कर सकता है। धारा 188 में लिखा हुआ है। बिना ये धारा 189 में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि धारा 189, बिना अनुमति किसी मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। मतलब नगर पालिका अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना या निर्धारित शर्तों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग में कोई गड्ढा नहीं खोदेगा। आपने देखा होगा कि गांव में रोड पे गड्ढे खोद दिए जाते हैं और फिर वहां से पाइप निकाला जाता है, या आपने देखा होगा सिटी में गड्ढे खोद खोद देते हैं ना, तो वो इलीगल होते हैं एक तरह से, बिना अनुमति के नहीं खोद सकते। कोई रोड खोद देता है, कोई क्या खोद देता है कि यहाँ से पाइप डालने के लिए रोड खोद दी, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के। गड्ढा नहीं खोदेगा या उस पर कोई लकड़ी, पत्थर, ईंट, बजरी अथवा अन्य बिल्डिंग मटेरियल जमा नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी घर का निर्माण होता है, सिटी में देखा होगा या बाहर देखा होगा, तो जो रोडी बजरी है जो सड़कों पे डाल दी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, इलीगल है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 189 के अनुसार। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपके आस अड़ोस पड़ोस में भी अगर इस तरह का काम करता है, रोडी बजरी मटेरियल अगर सड़क पे डालता है, मकान उसका चल रहा है निर्माण, लेकिन रोडी बजरी मटेरियल अगर सड़क पे डालता है, तो उसके लिए नगर पालिका में शिकायत की जा सकती है, और शिकायत करने पर उसका चालान काट दिया जाएगा। और अगर वो फिर भी नहीं हटाता है रोड पे से, तो उसकी जो बजरी सामान वगैरह है जब्त कर लिया जाएगा। ये धारा 189 में लिखा हुआ है। और ऐसी अनुमति नगर पालिका के विवेक पर समाप्य होगी। नगर पालिका अधिकारी को लगेगा कि नहीं यहाँ पे आवश्यक है, तो वो उसका विवेक है। ठीक है। अनुमति प्राप्त व्यक्ति गड्ढे पर पर्याप्त बाढ़ या घेराबंदी करेगा। मान लो किसी व्यक्ति को अनुमति दे दी गड्ढा खोदने की परमिशन लेके, ठीक है, तो वहां पर गड्ढे को ऐसे नहीं ओपन छोड़ दे, उसके लिए वहां पे बाढ़ बनाएगा कि कोई व्यक्ति उसमें गिर ना जाए, कोई गाड़ी ना गिर जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। उस समय तक बनी रहेगी वह बाढ़ या घेराबंदी जब तक कि वह सामग्री न हटा दी जाए या गड्ढा को भर ना दिया जाए, उसे नगरपालिका अधिकारी द्वारा सुरक्षित न कर दिया जाए। मतलब उस गड्ढे को तब तक रखा जाएगा नहीं सॉरी, गड्ढे में बाढ़ तब तक रखी जाएगी जब तक कि वह गड्ढे को भरना दिया जाए, मतलब दुर्घटना का जो संभावना है वो खत्म ना हो जाए, तब तक उस बाढ़ को रखा जाएगा। और रात के समय उस गड्ढे के आसपास रोशनी की व्यवस्था करेगा, अंधेरे में कोई गिर जाए इसलिए। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वो 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। अगर प्रथम दोष सिद्ध होने की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए, मतलब 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना तो है, उस पर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद भी है ना, यदि वह मानता नहीं है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। और रात्रि के लिए अलग से 50 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। मान लो अगर वो 30 दिन भी रख दिया, तो के
3,000 तो वो हो गए और 50 रुपये वो हो गए, तो 30 दिन के 50 रुपये, 1,500 रुपये ये हो गए, तो 4,500 रुपये का जुर्माना उसमें किया जाएगा। धारा 190 में क्या लिखा हुआ है आप देखो कि फुटपाथों का अनिवार्य प्रावधान, मतलब कि नगरपालिका युक्त समय के भीतर संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए ये सुनिश्चित करेगा ऐसी चौड़ाई जो निर्धारित की जाए सभी सार्वजनिक मार्गों से लगे हुए फुटपाथ बना दिए। मतलब आपने देखा होगा ये सरकारी रोड है, सरकारी रोडों के इस तरफ दोनों तरफ दो दो तीन तीन फीट की जो है भूमि रहती है अतिरिक्त, तो वो होते हैं फुटपाथ पैदल लोगों के चलने के लिए। ठीक है, पैदल लोगों के चलने के लिए जो फुटपाथ होते हैं उसका व्यवस्था कहाँ पे की गई है, धारा 190 में। भवन अनुज्ञा या संक्रमक सीमित फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित करेगी संकर समिति, मतलब लाइसेंस समिति जो बिल्डिंग बनाने वाली समिति है, बिल्डिंग की जो परमिशन देती है वह समिति इसकी जो चौड़ाई को निर्धारित करेगी। वो हर रोड के अनुसार अलग अलग हो सकती है कि 30 फीट की रोड पर कितने फीट का फुटपाथ होना चाहिए, 40 फीट की रोड पर कितने फीट का फुटपाथ होना चाहिए, इस तरह से जो है ये निर्धारित करेगी। परंतु इसमें क्या लिखा हो, किसी भी दशा में 1.5 मीटर से कम तो ना हो, 1.5 मीटर से कम ना हो, मतलब इसमें डिसाइड कर दिया कि कम से कम 1.5 मीटर तो होगा, अधिकतम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 3 और लगभग 4.5 फीट का जो है आपका फुटपाथ होगा एक तरफ का। परंतु सार्वजनिक मार्ग के प्रत्येक वर्ग के फुटपाथ के लिए भिन्न भिन्न भूमि के उपयोग के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रावधान किए जा सके। ठीक है, तो वो ये है कि कम से कम 1.5 फीट होगा और अधिकतम आप जो है रोड की चौड़ाई के अनुसार देख सकते हैं। धारा 191 मार्ग के कोने पर भवन, धारा 191 में क्या लिखा, मार्ग के कोने पर भवन, अपन बोलते हैं ना कॉर्नर प्लॉट, ये सरकारी रोड, ये गलीदारी है, देखो गलीदारी, ये इधर से सड़क आ रही, तो यहाँ पे जो भी मकान होगा वो कॉर्नर प्लॉट कहते हैं ना। तो मार्ग के कोने पर जो भी भवन है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका के 2 मार्गों के कोने पर बनने वाले किसी भवन ऐसी ऊंचाई तथा ऐसी सीमा का निर्धारण किया जाएगा जो गोलाकार या घुमावदार होने की स्थिति में लोक सुविधा का निर्माण किया जा सके। होता क्या है कि जैसे कॉर्नर पे जो भी प्लॉट होता है उसके लिए कर्व दिया जाता है रोड पे इस तरह से, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा इस तरह से कर्व दिया जाता है रोड पे, तो ये वाला हिस्सा इस भवन का हटा दिया जाता है, मतलब ये पट्टे में भी शामिल नहीं किया जाता है, इसको काट के ही पट्टा जारी किया जाता है। इसमें ये लिखा हुआ धारा 191 में, मतलब कर्व देना होगा। अगर रोड के कोने पे भवन है तो बिल्कुल चौकोर नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें कर्व होगा। धारा 183, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, बहिर्गत भवनों को पीछे करना। यदि किसी भवन का कोई भाग धारा 183 के अधीन सार्वजनिक मार्ग की लाइन से बाहर निकला हो, मतलब अतिक्रमण किया हुआ हो अर्थात सेटबैक हो, तो नगर पालिका उस सेटबैक भाग चाहे मुख्य भवन, बाहर का बरामदा, सीढ़ी या कोई ऐसी संरचना को किसी भी समय लिखित नोटिस देकर हटा सकेगी। मतलब कोई मान लो कोई मकान है और वो बिल्कुल रोड पर ही आ रहा है, जो लाइन है ना नियमित लाइन उससे ही बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल धारा 183 के अधीन जो नियमित लाइन है उसके अधीन लाइन से बाहर निकल रहा है, तो उसको पीछे किया जा सकेगा, किसी भी समय लिखित नोटिस जारी करके उसको हटा सकती है। यदि कोई भूमि नगर पालिका की नहीं है, चाहे खुली हो चाहे घिरी हो या किसी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर स्थित हो, और कोई चबूतरा बरगद सीढ़ी या अन्य बाह्य संरचना से भिन्न किसी भवन की देखल में ना हो, ऐसी भूमि के मालिक को कम से कम 15 दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा और राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेकर उक्त भूमि का चार दीवारी झाड़बंदी या बाड़े सहित आदि कब्जा हो तो उसे हटवा कर उसे अर्जित भूमि मान ली जाएगी। मतलब ऐसी भूमि जो नगर पालिका की नहीं है, ठीक है, लावारिस पड़ी है, ठीक है, या फिर कोई इसका मालिक निधोरी नहीं है, तो उस पर नगर पालिका बाड़ लगा सकती है, 15 दिवस का नोटिस वहां पे चिपका सकती है। अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो उस पर निवारण करेगी, अगर नहीं आती है तो वो उसको नगर पालिका की संपत्ति मान लिया जाएगा। इसमें यह है। धारा 193 में क्या लिखा हुआ है, भवनों की सतह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी भवन नगर पालिका द्वारा अनुमोदित सतह से नीचे सतह पर नहीं बनाया जाएगा, जिसे उस भवन का जल निकास समय
विद्यमान या नगर पालिका द्वारा निकाली हुई किसी सार्वजनिक मल या नाली या किसी भी जल प्रवाह या नलकूप में ना हो। मतलब कोई भी भवन नगर पालिका द्वारा अनुमोदित सतह से नीचे की सतह पर नहीं बनाया जाएगा, मतलब नीचे ग्राउंड लेवल ऊपर ही रखना पड़ेगा किसी भी भूखंड का जो है, आप उससे नीचे नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी नाली की या सीवरेज की, ड्रेनेज की बहुत सारी समस्या आएगी। धारा 194 में क्या लिखा हुआ है? भवनों के निर्माण से जुड़े प्रावधान। धारा 194 में क्या लिखा हुआ है? भवनों के निर्माण से जुड़े प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 194 में किसी भी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर नवीन भवन निर्मित करने या पुनर्निर्मित करने या उसे मॉडिफाई करने या उसे भूगर्भित भाग को बनाने या किसी प्रकार का कुआं या बोरिंग बनाने से पहले कानून की उस धारा के अधीन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में नगरपालिका में आवेदन करना होगा। मतलब कि नगरपालिका सीमा में कोई भी भवन नया बनाना है या उसे रिनोवेशन करना है, पुराना बनाना है, मॉडिफाई करना है, उसके लिए बिल्कुल आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? नगर पालिका से। बिल्कुल निश्चित प्रारूप दिया हुआ है उसका आवेदन करने का, आपके दस्तावेज लगेंगे मकान के, आर्किटेक्ट वेरीफाइड आर्किटेक्चर द्वारा नक्शा बनाया जाएगा कि इस तरह का हम जो है निर्माण करना चाह रहे हैं, सेट वो बैक का जो है पालना पूरी तरह से करनी होगी, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल आवेदन किया जा सकता है धारा 194 के तहत। इस धारा में तालिका में परिवर्तन से तात्पर्य विद्यमान सेटबैक कवरेज ऊंचाई, सेटबैक कितना कवर किया जाएगा, कवरेज ऊंचाई कितनी ऊंचा मकान मकान बनाओगे, उसका उपयोग क्या लोगे, पार्किंग क्षेत्र अगर है उसके लिए तो उससे संबंधित है कि क्या क्या चीजें पार्किंग में रहेगी, वो पार्किंग आपको लिए छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, इस बारे में जो है बिल्कुल जो है प्रावधान है कि उस निश्चित प्रारूप में आप आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे वो बता रखा कि भूमि या भवन के दस्तावेज, बिल्कुल चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। भूमि या भवन के अविवादित होने का शपथ पत्र देना होगा। नगर पालिका में फीस जमा करानी होगी। और प्रस्तावित कार्य का मैप, मैंने बताया ना, वेरीफाइड आर्किटेक्चर से मैप की 6 प्रतियां कम से कम लेनी होगी। इसमें भवन की ऊंचाई दिखाई गई हो, कितना कवर किया होगा, किया जाएगा एरिया उसको दिखाया गया हो, खुला स्थान दिखाया जाएगा, सेटबैक दिखाए जाएंगे, पार्किंग का स्थान दिखाया जाएगा, वेंटिलेशन दिखाया जाएगा, आदि ये चीजें दिखाई जाएगी। और क्या लिखा है कि कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जो नगर पालिका अपेक्षित करे, है ना। मतलब नगर पालिका इसके अलावा अन्य भी सूचना मांग सकती है आपसे, तो उसको दिया जाएगा। साइट प्लान, मैप, नगर पालिका नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण या मुख्य नगर योजना समय समय पर अनुमोदित रजिस्ट्री आर्किटेक्चर या पंजीकृत से शासित होने चाहिए। मतलब जो भी आपका जो मैप है जो आप बना रहे हो, वो आपका वेरीफाइड आर्किटेक्चर से हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये जो चीजें हैं धारा 194 में। आवेदन या दस्तावेजों की छटनी के समय नगरपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह भवन सरकार या सार्वजनिक अभिकरण तो नहीं है। कहीं आप सरकारी भूमि का दस्तावेज लेके आ जाओ और बोलो कि मेरे को यहाँ मकान बनाना है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कि मतलब वैध होनी चाहिए वो चीजें। बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति नगर पालिका द्वारा इलेक्ट्रिक प्रारूप में आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 माह के भीतर दी जा सकेगी। ऑनलाइन भी आजकल जो है फाइलें चला दी है आपकी बिल्डिंग पीपी, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल वाली है, जो आपके एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन करके आवेदन करना होता है। तो कम से कम 2 माह के भीतर आपको स्वीकृति दी जाएगी। नगरीय निकाय बिल्डिंग प्लान को मंजूर तथा नामंजूर करने के लिए सक्षम होगी। तो उसको मंजूर भी कर सकती है अगर वो वैलिड है, और इनवैलिड है, इलीगल है, तो उसको निरस्त भी कर सकती है। ठीक है। तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज होती है, अगर आपको रेजिडेंशियल मकान बनाना है तो उसके लिए ग्रीन फाइल, उसको कहते हैं ग्रीन फाइल। और अगर आपको कॉमर्शियल फाइल बनानी है, कॉमर्शियल निर्माण करवाना है, तो कॉमर्शियल बिल्डिंग की परमिशन लेनी है, तो उसे बोलते हैं रेड फाइल। ये इस तरह से होता है। ठीक है। यदि 2 माह में स्वीकृति देने में विफल रहती है तो आवेदक नगर पालिका को 1 माह का स्पष्ट नोटिस देने के बाद, मतलब मान लो किसी भी कारणवश उसकी जो फाइल है वो 2 माह में अप्रूव नहीं हुई, है ना, तो क्या करेगा आवेदक? 1 माह का नगर निगम को या नगर पालिका को नोटिस देगा कि आपने मेरी जो पत्रावली है वो अभी तक मंजूर या नामंजूर नहीं करी है,
1 माह का मैं आपको समय देता हूँ कि आप उसे कर दीजिए, नहीं तो मैं जो है उसको परमिशन मान लिया जाएगा। देने के बाद अनुमति मांगते हुए निर्माण करा सकते हैं। मतलब इसको बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया रहती है ना कि नगर निगम देनी और ये 1 माह का नोटिस दे के उसे मंजूर मान लिया जाए, उसे बोलते हैं डीम्ड परमिशन, डीम्ड स्वीकृति बोलते हैं कि आपने तो नहीं दी, लेकिन हमने इसको आपको उल्लेख किया था, तो आप बिल्कुल परमिशन जो है हमारी डीम्ड मानी जाएगी। लेकिन आवेदक द्वारा साइट मैप और विद्यमान कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब वो निर्माण कार्य तो शुरू कर सकता है, परंतु जो नियम के अनुसार उसे सेटबैक छोड़ना है, वो वाली चीज उसको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो कानूनों का तो पूरा पालन करना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ अगर स्वीकृति नहीं मिली है तो हाँ भाई रोड के ऊपर वहां के मकान बनाने लग जाओ, अतिक्रमण कर लो, इस तरह से नहीं होगा। बिल्कुल नियम के अनुसार ही आपको कानून का जो है निर्माण करना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि प्रस्तुत आवेदन किसी बहुमंजिला अर्थात 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला है, कोई भी आवेदन 15 मीटर से ऊंचाई वाला है या 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, तो नगर पालिका मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी। क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करके अगर 500 वर्ग मीटर से अधिक और 15 जो मीटर है उससे ऊंचा अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसके लिए जो क्षेत्रीय नगर नियोजक से सलाह प्राप्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना निर्माण नियमों उपनियमों लोक सुविधाओं से असंगत तो नहीं है। मतलब ये जो चीज है वैलिड तो है। किसे क्षेत्रीय नगर नियोजक से संपर्क करेगी अगर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र है और 15 वर्ग मीटर से ऊपर की हाइट का है। लेकिन नगर पालिका की लिखित अनुमति वहां भी अपेक्षित नहीं होगी जहां किसी व्यक्ति ने 250 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के लिए आवेदन किया है, जो फर्स्ट फ्लोर का सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है। मतलब मान लो वहां पर परमिशन की आवश्यकता नहीं है, कहाँ पर, जहां पर 250 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल से कम है कोई भूखंड, और उसमें केवल प्रथम तल का निर्माण किया जा रहा है, केवल ग्राउंड फ्लोर का, है ना, और रेजिडेंशियल उसका यूज हो रहा है, तो वहां पर नगर निगम की परमिशन नहीं है। तथा जिसकी छत की ऊंचाई सड़क स्तर से 10 मीटर से ज्यादा की नहीं होगी। फिर भी जिन शहरों को हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया है वहां नगरीय निकाय को अनुमति लेनी जरूरी होगी। और इसमें भी यह है कि अगर आपको परमिशन तो नहीं लेनी, लेकिन आप कोई भी रूल का अवोलेशन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के बाद और ऑक्यूपाई करने से पहले भवन का मालिक अधिभोग पत्र मतलब ऑक्यूपाई सर्टिफिकेट के लिए आवेदन में सेफ्टी सर्टिफिकेट द्वारा और तथ्यों के सही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है कि आपको आवेदन करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये भवन मेरा ही है और इसमें मैं बिल्कुल सेफ्टी मेजरमेंट का बिल्कुल पालन करूंगा। नगर पालिका ऐसे नहीं कि कोई बेसमेंट खोद रहा है और बगल वाली बिल्डिंग को गिरा दे खोदते खोदते, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके लिए शपथ पत्र लिया जाता है। नगर पालिका अधिकारी आवश्यक निरीक्षण करने के बाद ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि कोई उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा अगर दोष भी सिद्ध हो जाता है तो उसे कम से कम 30,000 रुपये और से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और उल्लंघन जब तक करता रहेगा तब तक उसे 500 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये धारा 194। तो आप लोग भी कभी मकान बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखना कि नगर पालिका एक्ट में जो चीजें दे रखी है वो बिल्कुल आपके उनका आपको पालन करना जरूरी है। इस तरह कोई भी व्यक्ति अपने भवन में सारवान परिवर्तन करता है, मतलब कोई छोटा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता है और उसका कोई पोर्शन सेटबैक की नियमित लाइन को क्रॉस कर रहा है या ट्यूबवेल का निर्माण कर रहा है, विस्तार कर रहा है या किसी भी अनुमति के करता है, तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाता है तो 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और 1 से 3 माह का कारावास भी हो सकता है, भाई साहब जेल भी हो सकती है आपको, का पालन करना ही पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति मंजूर योजना का उल्लंघन करते हुए निर्माण करता है या पुनर्निर्माण आरंभ करता है या जारी रखता है, तो सक्षम न्यायालय द्वारा 15 दिवस का कारावास और 10,000 से 20,000 का जुर्माना या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। ये धारा 194 में उल्लेख है। तो धारा 194 बहुत इंपॉर्टेंट है नगर पालिका के नजरिए से, है ना। इसमें एक चीज और है कि साथ ही साथ कोई नगर पालिका शुष्क तहार ड्राई लेटरिन निर्माण को अनुमति नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में शुष्क शौचालय का निर्माण या संधारण करता है तो नगर पालिका उसे ध्वंस करने के लिए कदम उठाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप शुष्क शौचालय का मतलब है कि आप बिल्कुल उसको सीवरेज से नहीं जोड़ोगे,
और आप बिल्कुल मल को खुला छोड़ दोगे तो उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 195 क्या लिखा हुआ कि रेजिडेंस एसोसिएशन द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करना भारत निर्माता या डेवलपर्स का उत्तरदायी होगा कि वह जैसे ही कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपाई के लिए तैयार हो कॉम्प्लेक्स रखरखाव के लिए रेजिडेंस एसोसिएशन स्थापित करेंगे। बिल्डर्स के क्या क्या मतलब कोई बिल्डर्स जो अगर निर्माण बना करता है तो उसके दायित्व क्या है कि निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्वयं स्वामियों और निवासियों की पार्किंग स्थान सहित सामान्य सुविधाएं के बारे में बताएगा। मतलब बिल्डिंग को बिल्डर नहीं बनाते, बड़ी बड़ी सोसाइटी काट देते हैं, तो उसमें क्या होगा, अनुमति तब मिलेगी कि उसको बिल्कुल विस्तृत नक्शा पेश करना होगा कि यहाँ पे हमारी पार्किंग होगी, यहाँ पे जन सुविधाएं होगी, मतलब ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए पार्क होगा, खेलने बच्चों के खेलने के लिए पार्क होगा, है ना, और खेलने के लिए स्पोर्ट्स के लिए अलग से चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए एक निकाय निधि का गठन किया जाएगा, मतलब एक फंड का गठन किया जाएगा उसके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फ्लैट्स में जो मेंटेनेंस शुल्क देना होता है। सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, भवन की सुविधा और उनका रखरखाव रेजिडेंट एसोसिएशन को सौंपना। रेजिडेंट एसोसिएशन को अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए अनुमति स्वीकृति पत्र सौंपना। कॉम्प्लेक्स में स्थापित मल वहन मतलब ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम और आपका जल प्रदाय की डिजाइन को सौंपना। मतलब आपके पानी के लिए ये सुविधा होगी, ड्रेनेज के लिए होगी, नालियों के लिए होगी और आपके सिवरेज के लिए ये वाली चीजें होगी। तो इस तरह की जो है धारा 195 में लिखा हुआ है। धारा 196, धारा 196 में क्या लिखा हुआ है कि अनुज्ञा और निर्माण की विशेषताओं के प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। मतलब नगर पालिका ने कोई अनुमति दे दी है भवन निर्माण करने की, तो उसे 4x7 का एक बोर्ड बनाना होगा लोहे का, और उस पर ये चीजें अंकित करनी होगी, क्या क्या कि निर्माण करता व्यक्ति का नाम, एजेंसी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, साइट की विशेषता मतलब किस तरह की साइट है, आवासीय, कॉमर्शियल है या मिश्रित है, मालिक का नाम, पता, टेलीफोन आदि, कोई ठेकेदार जो निर्माण कर रहा है उसका नाम, नगर पालिका से प्राप्त अनुमति पत्र का क्रमांक, तारीख मतलब लेटर का डिस्पेच नंबर वगैरह, प्रस्तावित निर्माण की विशेषता है कि इसका उपयोग कॉमर्शियल हो रहा है, रेजिडेंशियल हो रहा है ना, कितने तल बनाए जा रहे हैं, इकाइयों की क्या संख्या है, हाइट कितनी जाएगी, क्या एरिया होगा, भूतल का क्या एरिया होगा, फर्स्ट फ्लोर का क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर का क्या होगा, अगर निर्माण कब प्रारंभ किया तो कब तक समाप्त हो जाएगा, ये सारा उल्लेख करने होगा। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपए का आपके जुर्माना लगाया जाएगा। ये धारा 196 में लिखा हुआ है। धारा 197 में क्या लिखा हुआ है कि मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना। धारा 197 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति या परिस्थितियों में किसी भवन के निर्माण या भवन को गिराने, उसे मॉडिफाई करने या उसकी मरम्मत का आशय रखता है, उस कार्य में किसी मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की संभावना है या हो सकती है, तो वह ऐसा कार्य करने से पहले नगर पालिका की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा। मार्ग में उस भवन को अलग रखने के लिए प्राप्त होर्डिंग या बाड़ लगवाएगा। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना और दिन के लिए 100, प्रत्येक दिन के लिए 100 और रात्रि के लिए 50 रुपए की पेनल्टी वसूली जाएगी। मतलब कोई मकान बना रहा है तो बाड़ लगाएगा, अगर उस मकान को तोड़ भी रहा है ना तो उसके लिए भी धारा 197 में उल्लेख किया हुआ है कि उसे वह बाड़ लगानी पड़ेगी। अगर कोई भी मलबा गिरता है तो वो मलबा जो गिरेगा तो उसकी जिम्मेदारी रोड उसकी होगी कि वह रोड पे नहीं आए या उससे किसी आम जन को खतरा ना पहुंचे, बगल वाले मकान को खतरा ना पहुंचे, तो जिम्मेदारी उसकी है। धारा 198, सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायी लेना। धारा 198 क्या लिखा है, नगर पालिका द्वारा विकसित किसी कॉलोनी या स्कीम में आवश्यक सुख सुविधाओं में सड़कें, पुल, परिवहन मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान, जल, गैस, विद्युत सप्लाई, इस तरह की जो अन्य जो पब्लिक के लिए यूटिलिटी है उसका ध्यान रखा जाएगा अगर नगर पालिका किसी कॉलोनी को काटती है या बनाती है तो। धारा 199 में क्या लिखा है कि अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनी का पैसा सॉरी अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। धारा 199 में कोई भी नगर पालिका किसी दूसरी एजेंसी द्वारा विकसित किसी स्कीम या कॉलोनी को तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगर पालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी जा गई हो और वह विद्यमान नियमों द्वारा उपनियमों के अनुसार न हो। नगर पालिका यह भी देखेगी कि धारा 198 के अंतर्गत सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है अथवा नहीं, या आवश्यक सुसंगत सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं अथवा नहीं।
इस धारा के अंतर्गत ऐसी स्कीमें, सभी स्कीमें कॉलोनी की सुख सुविधाएं नगर पालिका में निहित होगी। मतलब क्या है कि इसका अन्य अधिकरण, मतलब मान लो किसी ने काश्तकार की जमीन थी और वहां पे सोसाइटी डेवलप हो गई, और सोसाइटी डेवलप हो गई, वहां पे कट गए प्लॉट। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे के पूरे 2 बीघा के अंदर आपने प्लॉट काट दिए या वहां पे रहने के लिए मकान बना दिए और वहां पे जो है आपने पब्लिक सुविधाओं का ध्यान में नहीं रखा। मतलब आप 2 बीघा के अंदर कुछ परसेंट जो है आपको, जितनी भी जमीन होती है ना नॉर्मली, जहां तक मुझे पता है तो 40% आपको, 40 या 30%, 40 से 30% मान लो आप अभी, एग्जैक्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा। 30 से 40% जो एरिया है ना, मतलब मान लो कोई जमीन हो गई 1 बीघा, तो 1 बीघा में 30 से 40% एरिया आपको जन सुविधाओं के लिए रखना पड़ता है, जैसे पार्क का निर्माण के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, मनोरंजन के लिए, इस तरह से। तो ये धारा 199 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नगरीय विकास और नगर योजनाओं वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने 199 धारा तक कंप्लीट कर लिया है। अब 200 से लेकर हमारा जो है अलग से चैप्टर चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इससे अच्छी भी जो कंटेंट है, इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ये आपको किसी भी बुक पर नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मेरा खुद का तैयार किया हुआ कंटेंट है, और बिल्कुल मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। और मार्केट में सिर्फ कचरा है। किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी को ज्ञान है तो किसी को पढ़ाने के तरीके नहीं है, किसी को पढ़ाने का तरीका है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है। और ईओ आर ओ की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है कि ये जो है आपको सीधा अधिकारी बना सकती है, आपको आर एस बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए पूरा फोकस रखिए, चैनल का साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, भरोसा रखिए। और आपके लिए मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर लिए हैं, वो हम आने वाले, ये वाला एक बार नगर पालिका के एक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाएंगे। काफी कम, लगभग 500 क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं। तो 500 क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रही तो अपन लाइव आके भी उन पे चर्चा करेंगे। आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा ही रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गवर्नमेंट गुरु 2.0 नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अभी तक जितना भी पढ़ा है उसकी बिल्कुल पीडीएफ है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। आप क्या है कि चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सपोर्ट करिए, और हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।